किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान अक्सर इस तरीके के ड्रम के आगे खड़ा होकर के जीवामृत की बात बताता हूँ। अक्सर जीवामृत की बात मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारी ज़मीन जिस पर आप खेती करते हैं, कृषि योग्य ज़मीन, जिसको मैं माँ कहता हूँ, अगर ये जिंदा है तो इंसान जिंदा है, अगर ये मर गई तो इंसान मर जाएगा। लेकिन ये ज़मीन केवल जीवाणुओं से जिंदा नहीं है। विनोद कुमार सचान अगर जिंदा हैं तो इसलिए जिंदा है क्योंकि इनको 2 वक्त की रोटी मिलती है, 10 बार पीने का पानी मिलता है और 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। अब अगर हमारे भोजन में कमी हो जाए, भोजन में पॉल्यूशन हो जाए, पानी में कमी हो जाए, पानी कंटामिनेटेड हो जाए, एयर में कुछ जहरीली गैसें आ जाए तो मैं बीमार हो जाऊंगा। आज आधी आबादी चिकित्सकों की शरण में है, आधी आबादी रेगुलर चिकित्सक की शरण में है और आधी आबादी चिकित्सक की शरण में बेशक नहीं है लेकिन बीमार है। ठीक है ना। तो अब मित्र, खेती में मैं अक्सर कहता हूं, खेती एक दर्शन का विषय है और जहां लोग दार्शनिक होते हैं वहीं पर सुख शांति समृद्धि होती है। जैसे अभी कमोबेश हर व्यक्ति लगा हुआ है, दुनिया का हर व्यक्ति नकारा नहीं है, कोई भी, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है, कर रहा है। लेकिन जब हम दार्शनिक नहीं होते तो फिर हमसे जो किया जाने वाला कर्म है वो कुकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अभी का जो काम है वो काम है कागज के नोट की प्राप्ति का, सिर्फ और सिर्फ कागज का नोट मिल जाए। और यही बीमारी किसानों के दिमाग में भर दी गई कि तुमको अधिक अनाज उपजाओगे तो कागज का नोट ज़्यादा मिलेगा। अब देश के 14 करोड़ किसान, जैसे ये किसान भाई हैं हमारे भैया लाल जी, यहीं बघैरा झांसी के रहने वाले हैं। 10 साल से इनके पास 3 लाख का कर्जा है, केसीसी का, चुका नहीं पा रहे। क्यों नहीं चुका पा रहे? क्योंकि इनको हर साल यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर भी खरीदना है, फिर फसल में खरपतवार भी मारना है, उसके लिए वीडीसाइड भी खरीदना है, फिर फसलों में कुछ बीमारियां लगेंगी तो फंजीसाइड भी खरीदना है, फसलों में कुछ कीड़े लगेंगे तो इंसेक्टिसाइड भी खरीदना है, किराए के ट्यूबवेल से सिंचाई करनी है तो वो 1,000 रुपया बीघा का सिंचाई है, किराए के ट्रैक्टर से जुताई करानी है तो 500 रुपया एकड़ की एक जुताई है। मजदूर गांव में है नहीं, क्योंकि भाई जिसको फ्री में खाना मिलेगा तो मजदूरी किसी की क्यों करेगा। तो मजदूर मिलते नहीं है तो हार्वेस्टर से कटाई है। अब इतनी तो हो गई ये मतलब मजबूरी, उसके बाद पशु इनको रखने नहीं है क्योंकि परिवार विखंडित हो गया, अकेले आदमी है, मेहरिया, और ये अगर शादी ब्याह में तो जाना ही है तो भैंसिया कौन दुएगा। कुल मिलाकर के हमारा जो कहते थे, गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसी ने कहा कि तरक्की का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, किसी ने कुछ कहा कि सब बातें हो गई, बेकार की बातें हैं यार। गांव को तो हमने पढ़े लिखे लोगों ने, नीतियों ने गांव का सत्यानाश कर दिया। गांव तो हो गए बर्बाद। लड़ाई झगड़े, दारू, जुआ, लकड़ियां चरम पर है, कोई काम नहीं कर रहा। क्या होगा? इसलिए मेरी भविष्यवाणी है, मैं अक्सर कहता हूं कि किसान भाई अगर आप नहीं जागे तो 10 साल के बाद हम जागने लायक भी नहीं रहेंगे। हम अगर जागना भी चाहेंगे ना तो नहीं जाग पाए, तो भी जाग नहीं पाएंगे। कारण कि अब पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, धरती आपकी बंजर हो जैसी गई,
धरती में 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए, तो जो 1% से ज़्यादा जो ह्यूमस होना चाहिए वो बचा 0.3। धरती के नीचे पानी होना चाहिए 30, 35, 40 फुट पर, जो चला गया 280, 380 और 400, 500, 800 फुट। धरती का 25% एरिया वृक्षों से ढका होना चाहिए, जो 1% भी आज वृक्षों से ढका नहीं है। हमारे खेत में, गांव में, खलिहान में नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर होने चाहिए, जो बचे नहीं हैं। एक काली खोपड़ी बची है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में ये काली खोपड़ी जो है ना, चारों तरफ नज़र डाल दो, ये काली खोपड़ी केवल नज़र आ रही है। और इस काली खोपड़ी के अंदर भेजे में कुछ नहीं, एक ही चीज़ है, कागज का नोट। नोट कैसे कमाए? ना हमको सुख चाहिए, ना हमको शांति चाहिए, ना हमको समृद्धि चाहिए, ना हमको स्वास्थ्य चाहिए, ना हमको सामाजिक समरसता चाहिए। देश जाए भांड में, सूरमा जुगाड़ में, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसलिए मित्र किसान भाइयों, मेरी चिंता ग्रामीण जगत से इसलिए है क्योंकि मैं ग्रामीण जगत में पला पुसा, और मैं अपने किसान भाइयों से एक निवेदन किया करता हूँ अक्सर। मेरी चाहत है कि देश का किसान अगर जाग जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बन जाएगा। क्योंकि किसी का भविष्य इस प्रकृति के वैभव पर निर्भर करता है। धरती बंजर हो जाएगी तो आप जो आज 300 मिलियन टन का दम भर रहे हैं, ये 50 मिलियन टन भी नहीं होगा। मित्र जानते हैं 1960 के दशक में 60 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता था केवल, और आज 300 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करने के लिए 60 मिलियन टन केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, जिनकी कीमत 4 लाख करोड़ रुपया है। और पेस्टिसाइड का वॉल्यूम मालूम है? ये इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड, इनका वॉल्यूम 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो 10 लाख करोड़ रुपए का तो हम लोग केमिकल डालते हैं खेती में, 22 लाख करोड़ की टोटल उपज। ना किसी को दावे के साथ कहता हूँ जोड़ लेना, धान, गेहूं, चना, मटर, मक्का, मोटा अनाज, हल्दी और धनिया और मिर्चा और फल और सब्जियां सब जोड़ लेना। फसलों की उपज का टोटल वॉल्यूम अगर आज की तारीख में किसान अपने घर में एक दाना ना रखे, पूरा का पूरा जोड़ लेते हैं, उसकी कीमत तो 22 लाख करोड़ रुपया है। 10 लाख करोड़ रुपए का तो आपने पेस्टिसाइड डाल दिया। अभी मैंने इसमें बीज का कीमत, जुताई का कीमत, सिंचाई का कीमत, श्रम का कीमत जोड़ा ही नहीं। इसीलिए देश के किसानों से पूछो खेती में क्या बचता है, तो कहता है बाबूजी भूसा बचता है। और मैं कहता हूँ भूसा कहाँ गया, तो कहते हो भूसा को आग लगा दिया। पशुपालक से पूछो कि दूध बेचने में क्या मिलता है, तो ले बाबूजी खली दाना इतना महंगा है कि केवल गोबर ही बचता है। मैंने कहा गोबर कहाँ गया? गोबर तलैया में फेंक दिया। समस्या है कि मेरे पास जो बचता है उसको भी मैं फेंक देता हूँ। तो मेरा विषय था कि मैं जब बात करता हूँ तो ऐसे एक ड्रम के सामने खड़ा हो जाता हूँ। ड्रम के सामने खड़ा होना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जीवामृत, जमीन में नाना प्रकार के जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बिना तो खेती शुरू नहीं होगी, ये तय है। इसलिए ये जो बोतल में जीवामृत है ये बहुत ज़रूरी है। और लोग यहाँ से जीवामृत ले जाते हैं, ये सज्जन भी जीवामृत यहाँ से लेने ही आए। लेकिन अब समस्या ये, लोगों ने जीवामृत, बंदर पा गया अदरक की गांठ बन बैठा पंसारी, जीवामृत लेके जीवामृत बना रहा, जीवामृत डाल रहा, कहानी खत्म। भाई मेरे, ये जीवाणु जमीन में, आपने इस ड्रम में पानी डाला, जीवामृत डाला, चीनी डाला, आटा डाला, गुड़ डाला, इनको प्रोपोगेट किया, फिर अपने खेत में 20 लीटर डाल दिए, ठीक है। ये क्या खाएंगे? ये जब मरेंगे, ये जब बढ़ेंगे तो ये क्या है? इसके आगे की कहानी क्या है? तो मैं इसके आगे की कहानी कहता हूँ कार्बनिक पदार्थ। खेत में अभी मैंने बताया 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए। अभी आपकी ज़मीनों में ह्यूमस है 0.3। मतलब क्या हुआ मित्र? 1 हेक्टेयर ज़मीन की मिट्टी का वजन होता है 20,000 कुंटल,
और अगर मिट्टी की जांच करने के बाद पता चला कि मिट्टी में कार्बन है 0.3%, यानी कि 20,000 कुंटल मिट्टी में 60 कुंटल ये कार्बन है। होना कितना चाहिए? 200 कुंटल। 200 कुंटल कार्बन हो, कार्बन 200 कुंटल हो, और कार्बनिक पदार्थ की जब बात करेंगे तो 350-400 कुंटल हो। 1 किलो कार्बनिक पदार्थ में 580 ग्राम ये कार्बन बनता है। समझना बात। तो 1 हेक्टेयर जमीन में अगर आपको एक भी फर्टिलाइजर ना देना पड़े, आपको कोई भी फंजीसाइड ना डालना पड़े, फिर उसके बाद जो उपज हो, बम्पर उपज हो, उस उपज में स्वाद भी हो, उस उपज में पौष्टिकता भी हो, तो जमीन में 1% ह्यूमस होना चाहिए। अब 1% ह्यूमस के लिए क्या है? 350 कुंटल कार्बनिक पदार्थ डालना है आपको 1 हेक्टेयर जमीन में, लेकिन वो बह के बाहर ना जाने पाए। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने पत्ते डाले, गोबर डाला, सूखा हुआ, फिर पानी बरसा, बह के निकल गया ना। समतल खेत हो, अगर हल्का सा स्लोप है तो जगह जगह मेड़ बंदी हो, ताकि जब पानी बरसे तो जो डाला गया पदार्थ है वो बाहर ना निकले। अब 1 साल में तो डाल नहीं पाएंगे, 350 कुंटल कार्बनिक पदार्थ लाएंगे कहाँ से? देश का किसान तो नहीं ला सकता। तो इसको सिस्टम से डालना है। 50 कुंटल, 50 कुंटल, 50 कुंटल, 50 कुंटल, 50 कुंटल। 6 साल तक मैंने मेहनत की। हर साल खरीफ में, बरसात के सीजन में डालना है। फिर बता दूं, बारिश के सीजन में, जैसे मैंने बोला, बारिश के सीजन में कार्बनिक पदार्थ जब होगा तो कार्बन के रूप में बनेगा, तब बैक्टीरिया के काम आएगा। और अगर बरसात खत्म होने के बाद आपने डाला तो वो पड़ा रहेगा, कार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बन ही नहीं बनेगा, फिर वो अगली बारिश में बनेगा। ठीक है ना? तो बरसात के सीजन में कार्बनिक पदार्थ जितना ज़्यादा से ज़्यादा डालना हो आप डालिए। किसी किसान ने कहा, साहब मेरे पास ये सब व्यवस्था ही नहीं, ना मैं गोबर की खाद खरीद सकता हूँ, ना मैं कार्बनिक पदार्थ खरीद सकता हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे सामने विकल्प। तो मैं क्या कहता हूँ, खरीफ में आप घास को उग जाने देना। खरीफ के सीजन में हर साल 4 साल तक खरीफ की खेती बंद कर दो, रबी की खेती करो केवल। खरीफ में जितनी घासें उगने देना, ट्रैक्टर लेके जाने ही मत। जुलाई में ग्रासेस उगेंगी, उग जाने देना, सितंबर के लास्ट में उनको पलट देना। आपके खेत में जीवांश, एक कार्बन की मात्रा पहले साल ही जो 0.3 थी ना, वो 0.5 के आसपास पहुंच जाएगी पहली साल ही। क्योंकि 1 हेक्टेयर में जो घासें उगेंगी ना, उनका जो वॉल्यूम है, उनसे जो शुष्क पदार्थ प्राप्त होने वाला है, कम से कम 70-80 कुंटल प्राप्त होगा। 70-80 कुंटल जब गलेगा, कार्बन बनेगा, तो कम से कम 35 कुंटल बनेगा। 35 कुंटल का मतलब है 0.15, 1.5 के आसपास कार्बन बढ़ जाएगा। तो जीवामृत डाल करके अभी क्या होगा कि जैसे मैंने जीवामृत डाला, वहाँ कुछ कार्बन था, तो कार्बन को खा करके जीवांश बन गया, आपकी फसल में फायदा हुआ। पहली साल डाला, फायदा तो होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन कार्बन नहीं डाला तो कार्बन की कमी हो जाएगी। 3 साल 4 साल लगातार आप जीवामृत डालते रहना, खेती तीसरे चौथे साल के बाद और खराब स्थिति में पहुंच जाएगी। क्यों? कार्बन वहां नहीं बचेगा, इसलिए कार्बन भी डालना है। मित्र, एक बार खेती के सत्य को समझने का प्रयास करिए। खेती का सत्य, पहला सत्य है, खेती का सत्य है उर्वर जमीन। दूसरा, खेती का सत्य है जमीन के नीचे भूगर्भ जल लेवल का ऊपर होना। तीसरा सत्य है जलवायु। खेत की मेड़ों पर वायु का मतलब है वृक्ष, और जल का मतलब है जलाशय। अगल बगल कहीं जलाशय हो या जंगल हो। और चौथा सत्य है खेती का बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। मैं कहता हूं ना, जमीन, जल, जंगल और जीव। किसान को 4 चीजों पर ध्यान देना। क्या मेरी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ रही है? यस, ओके, आप सही दिशा में चल रहे। क्या मेरी जमीन का भूगर्भ जल लेवल ऊपर आ रहा है? हाँ, 180 था, अब 160 आ गया, ठीक है, आप सही दिशा में चल रहे हैं। क्या खेत की मेड़ों पर पेड़ हो गए? हाँ, हो गए, 100 पेड़ हो गए, बहुत अच्छा। क्या आपके खेत में चिड़ियाँ आ गई? बहुत अच्छा।
तितलियां विचरण करने लगी, बहुत अच्छा। मधुमक्खी आ गई, बहुत अच्छा। केंचुए आ गए, और अच्छा। अब जमीन जो भुरभुरी हो गई, बहुत अच्छा। खेती तो अपने आप होगी। जंगल में खेती कौन करता है? कोई आदमी जंगल में पेड़ लगाने जाता है कि अरे जो फॉरेस्ट वाले हैं ज़्यादातर काट, मतलब लगाया कटा, लगाया कटा। नहीं, ओरिजिनलिटी बात करेंगे तो जंगल आज भी जो है 90% जंगल के पेड़ चिड़ियों ने बोए हैं, चिड़ियों ने बोए हैं। प्रकृति की माया बहुत बलवान है और प्रकृति अपना काम खुद कर लेती है। हम लोग मैनेजर हैं किस बात के? जमीन की फर्टिलिटी ना कम होने पाए, जल भूगर्भ जल का दोहन ना करें, जैव विविधता यानी जंगल ना काटें, और किसी जीव को ना मारें। आज की तारीख में क्या है, हम सबको मार देना चाहते हैं। मतलब पीठ में लादी मशीन और दवा छिड़कते घूम रहे हैं। किसको मार रहे हो? इल्ली को। किसको मार रहे हो? माहू को। किसको मार रहे हो? दीमक को। किसको मार रहे हो? खरपतवार को। जब तुम सबको मार दोगे तो तुम कहां जाओगे? ईश्वर बेवकूफ नहीं था जो 84 लाख योनियों की माया बनाई उसने, और लास्ट में आपको जन्म दिया। मित्र, किसान बहुत बड़ा मैनेजर, और इसी का नाम पूजा है। अगर मैंने जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया, वाटर लेवल ऊपर ले आया, जंगल लगा दिया, बायोडाइवर्सिटी बढ़िया कर दिया, भगवान की इससे बड़ी कोई पूजा है ही नहीं। और अगर जमीन बंजर हो गई, जमीन के नीचे का पानी मैंने लूट लिया, जंगल मैंने काट लिया, तो एक पैर के बल खड़े होके ओम नमो शिवाय की माला जपना, गायत्री मंत्र की माला जपना। और अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए तो बताना, आप कुछ नहीं मिलेगा मित्र। भगवान का वास्तविक स्वरूप देखिए और भगवान के वास्तविक स्वरूप की पूजा करिए। काल्पनिक स्वरूप की पूजा का मतलब यही था, काल्पनिक पूजा के बाद मुझे वास्तविक पूजा में जाना चाहिए था, लेकिन मैं काल्पनिक पूजा में ही फंस के रह गया। इसलिए आज की पीढ़ी को या आज की तारीख में जिनको भी परेशानियां हैं वो सिर्फ इसलिए हैं। तो चलिए, आप ये जीवामृत ले जाएंगे 1 बोतल। अब मुझसे बहुत सारे किसान पूछते हैं कि साहब मैंने आपको वीडियो भेजा, जरा देखिए। मैंने क्या क्यों देखिए, हम तो इतना वीडियो बनाते हैं, मेरा देख के नकल कीजिए ना। सिर्फ बहुत जब मजबूरी में फंसो तब हमको दिखाओ ना। ये 5 लीटर बोतल मैंने इसमें पलट दिया। अब इसमें मैंने 200 लीटर पानी भर दिया। अब मैंने कहा ये जीवाणु जमीन में होंगे तो कार्बन खाएंगे। अब इस ड्रम में मैंने इनकी मल्टीप्लाई करना, तेजी के साथ इनकी संख्या बढ़े तो क्या खाएंगे? तो शुगर खाएंगे, गुड़ खाएंगे या चीनी खाएंगे। जो चीज़ पानी में सोल्यूबल है वो ज़्यादा खाएंगे, वही खा ही पाएंगे। ये तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं बेसन डालो, हम भी बोलते हैं आटा डालो। जैसे मैं कहता हूँ इसमें आटा डालो, चीनी प्लस आटा या गुड़ प्लस आटा, तो जानते हो क्या होगा मित्र? पहले ये चीनी को ही अपना शिकार बनाएंगे, क्योंकि चीनी पानी में घुल गई, नैनो फॉर्म में है। पानी के ये माइक्रोब्स के पास कोई मुंह नहीं होता है, ना वो खाता है ना वो हगता है। वो खाता है फिर मरता है, बस खाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर एक बार मर जाता है। वो हगता वगता नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। अब जब मुंह ही नहीं है तो खाएगा क्या? तो त्वचा स्किन से जो अंदर ले पाएगा वो जाएगा, तो नैनो फॉर्म में जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं गुड़ डालो और चीनी डालो। अब कोई गरीब किसान है, 2 महीने बनना है, तो पहले महीने में चीनी काम कर गई और दूसरे महीने में तब तक आटा नैनो फॉर्म में टूट गया, तो फिर आटा काम करने लगा। 5 लीटर जीवामृत ये अभी सज्जन मुझसे ले रहा है, इनको 45 दिन में बनाना है, तो मैंने कहा 18 किलो चीनी डाल देना। 5 लीटर जीवामृत, 200 लीटर पानी, 18 किलो चीनी डाल देना। 30 दिन के बाद 10 किलो चीनी और डाल देना। एक ड्रम में 200 लीटर बैक्टीरिया के प्रोपोगेशन के लिए 28 किलो भोजन चाहिए। लेकिन अगर इसको 5 महीने बाद यूज करना है तो हमने 28 किलो भोजन इतना जल्दी नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, ये पलट दूंगा। अभी मैंने 4 किलो चीनी डाला,
फिर 20 दिन के बाद 5 किलो डाल दिया, फिर 20 दिन के बाद 5 किलो डाल दिया, फिर डाल दिया, फिर डाल दिया, फिर डाल दिया, ऐसे 5-6 बार में 28 किलो डालेंगे, तब ये 5 महीने बनेगा। जब भोजन इसको पर्याप्त मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाएगा, तो जब ये 10 की पावर 9 तक का माइक्रोब्स इसमें हो गया, मतलब बैक्टीरिया सैचुरेट हो गया, तो बढ़ेगा कैसे? तो 2 महीने के बाद अब ये इस ड्रम में बैक्टीरिया को आगे मल्टीप्लाई करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो किसान भाई ऐसी गलती कर दें तो क्या करेंगे, 2 महीने के बाद इसका आधा मटेरियल किसी को दे दें। अगर कोई बाग बगीचा हो तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके डाल दें, और नहीं इसको ज़मीन में फैला दें। लेकिन फैलाते समय ध्यान रखें, किसी पेड़ की जड़ पे मत फैलाना, पेड़ सूख जाएगा। नंगी ज़मीन में फैला दो, फिर पानी भरो और फिर थोड़ी सी चीनी डालो। बीच बीच में आप कोई तकनीकी परेशानी हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।